हेलो बच्चों, हिंदी विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के 10वीं कक्षा के संचयन पुस्तक से हरिहर काका अध्याय का पाठ करेंगे। तो हरिहर काका जो इस पाठ का नाम है, यही इस पाठ के मुख्य पात्र हैं। और चलिए शुरू करते हैं इसे पढ़ना। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। लेखक बोल रहा है कि अभी अभी मैं हरिहर काका के यहाँ से लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। लेखक जो है वो हरिहर काका से, मतलब द कहानी जो है यहाँ से शुरू हुई है कि लेखक जो है वह हरिहर काका से मिलने के लिए जाता है और हरिहर काका कुछ बात से परेशान है। कभी कभी होता है ना कि आप कुछ बात से परेशान हैं, तो आपसे जब कोई मिलने जाता तो आप थोड़ा अनमनस्क ढंग से, थोड़ा उखड़े उखड़े से मिलते हैं। लेकिन आप जितना खुश होकर किसी से मिलना, मतलब आप फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन मेंटली आप उतने वहाँ पे नहीं हैं अवेयर। तो उसी तरह लेखक जब गया तो उनसे कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, और जब उसके वो पूछा कि उनका हेल्थ देखकर उन्हें लगा कि माइट बी ही इज़ नॉट वेल, तो उनसे पूछा कि आप ठीक तो हैं। तो उन्होंने इंस्टेड ऑफ टेलिंग एनीथिंग, उन्होंने केवल सर उठा के उन्हें देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। नज़र मतलब देखने का एक तरीका, कि उनकी नज़र में ही उन्हें पता चल गया लेखक को कि ज़रूर कोई बड़ी बात है जिसको उन्होंने अपने मुंह से व्यक्त नहीं किया, लेकिन उनकी आंखों से ही वह दुख जो है वो छलक रहा था। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिन मनस्थिति में जी रहे थे, उनमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती है ना। अगर वैसे बहुत बार हम टीवी में या सोशल मीडिया पे देखते हैं कोई बच्चे का उसके माता पिता या कोई भी वैसा है जो उसको बहुत सताते हैं, मारते हैं, लेकिन बच्चा डर से बोलता नहीं, तो वैसी कंडीशन में अगर उसे कोई बचाने वाला आता है तो उसकी आंखें ही बहुत कुछ बोल देती, मतलब उसकी आंखें कि मुझे बचा लो, मुझे थोड़ा ये करो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उनकी आंखों से ही ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत कुछ कह रही हैं। और जिस मनस्थिति में वो जिए थे, उनकी मन की स्थिति उस समय, जो उनका जो मेंटल स्टेट, उनके जो ये था, स्थिति था, वह बहुत ही दयनीय था, बहुत ही पिटी कंडीशन था उनका। और इस ऐसी स्थिति में किसी से कुछ बोलना मतलब थोड़ी बड़ी बात होगी। मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं था। हरिहर काका की ज़िंदगी में मैं बहुत गहरे में जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूं, उनमें हरिहर काका भी एक है। काका मतलब नॉर्मली हम अंकल के लिए यूज़ करते हैं। तो लेखक और हरिहर काका जो है उम्र में बिल्कुल एक बेटा और पिता का रिलेशन में बोल सकते हैं, लेकिन लेखक जो है हरिहर काका को अपना मित्र की तरह मानता है। और हरिहर और वो पूरे गांव में, जैसे लाइक लेखक वाज टेलिंग कि ही गिव्स वेरी फ्यू पीपल, ही गिव्स रिस्पेक्ट टू देम, ओनली द हरिहर काका अमंग। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं, और उनसे प्रेम होना, उनसे लगाव होना, उसका बहुत सारा कारण था। उनमें प्रमुख दो हैं। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते, मतलब वो उनका नेबर थे। और दूसरा कारण यह कि मेरी माँ बताती है, हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, बचपन में बहुत प्यार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। ऐसा लेखक को अपनी माता के द्वारा पता चला, क्योंकि बच्चों को जो भी छोटे में जो करते हैं वो उतना उन्हें उनकी स्मृति में वो नहीं रह पाता। और जब मैं सयाना यानी जब वो यंग हुए, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। जब वो बड़े हुए तो सबसे पहले फ्रेंडशिप भी उनको हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि हरिहर काका सभी बच्चों से उन्हें लगाव था, लेकिन लेखक से उनका कुछ लगाव अलग तरह का था। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे और हर कुछ उससे शेयर करते थे। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है, जैसे कोई नाव मुझे मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्ला कर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो, क्योंकि उस चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। और लेखक के माइंड में लग रहा है कि ये वही हरिहर काका है जो अपने मन में जो भी उनकी बात रहती थी वो मुझसे शेयर करते थे, लेकिन आज उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें वो अपने मन में दबा कर रखी हैं। एंड द राइटर गेव अ वेरी नाइस एग्जाम्पल कि अगर समझ लो कोई नाव में बहुत सारे लोग हैं और वो अपने आप की बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं और दूर दूर तक कोई नहीं है, केवल आप बीच समुद्र में आपका नाव है, तो उसी तरह की स्थिति
हरिहर काका की भी थी कि वह बोल भी रहे हैं लेकिन उनको उनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं। मतलब वो बिल्कुल अब उन समझ गए हैं क्योंकि द स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम द बैक। तो धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि हरिहर काके की स्थिति ऐसी क्यों थी, क्यों उनके माइंड में क्या चल रहा था, क्यों परेशान थे और क्यों लेखक ये सब बातें देखकर बहुत परेशान हो गए। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी की ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। और हरिहर काका जो है उम्र में बिल्कुल इनके मतलब अधेड़ उम्र के हैं। इनसे मतलब लेखक की तुलना में वो बिल्कुल उनके पिता, उनके दादा की उम्र के हैं। तो लेखक को लग रहा है कि हो सकता है उम्र का पड़ाव, उम्र का तकाजा के कारण वह ऐसा मतलब फ़ील कर रहे हों। आगे चलते हैं। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहे तो क्या कहे। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कह कर वह हल्का हो सके। हल्का होना मतलब अपने माइंड को, अपने मतलब पीस फील करना कि चले, जैसे होता है ना कि अगर आपके माइंड में कुछ बर्डन है, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल कर आप अपने आप को थोड़ा सा पीसफुल बना लें। कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कह कर वे मुक्ति पा सके और ऐसा कोई उपाय नहीं था कि वो वैसा करके मतलब उस उपाय के द्वारा अपने आप को फ्री कर ले। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। और राइटर ने बिल्कुल सरप्राइजली, क्योंकि हमें अभी स्टोरी के बारे में नहीं पता है कि हरिहर काका के साथ एक्चुअली हुआ क्या है, लेकिन लेखक ने बोला कि अगर शायद मैं भी इस स्थिति में होता तो बिल्कुल मैं भी गूंगा हो जाता। जैसे होता ना कि बिल्कुल डेफ और डम वाला कंडीशन की, बिल्कुल ना बोल रहे हैं ना कुछ उन्हें समझ आ रहा है। हरिहर काका स्थिति थी, इस स्थिति में कैसे आप फंसे या कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और ख़ासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूं। और लेखक अब कहानी को इस ओर बढ़ा रहे हैं कि आखिर हरिहर काका किस प्रॉब्लम में है, क्या सिचुएशन है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, ये क्यों हो रहा है। और इन सारी बातों को बताने के पहले इसकी जो मुख्य पृष्ठभूमि है, जहाँ पर कहानी चल रही है, इसके बारे में लेखक बताना चाहते हैं कि यह जो कहानी है ये एक ठाकुरबाड़ी गांव की कहानी है। ओके। और क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी है। जैसे अगर आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी का अगर पृष्ठभूमि कि कहाँ पर मूवी हो रहा है या उसका कहानी का जो मेन चीज़ है, अगर वो आपको पता ही नहीं हो, द जिस्ट ऑफ द स्टोरी, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कैरेक्टर क्या प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर भी इसलिए लेखक जो है वो ठाकुरबाड़ी का जो जहाँ गाँव है, ठाकुरबाड़ी गांव के बारे में बताना चाहता है। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक कस्बा है और वहाँ से मतलब आरा शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर पर उनका ये है गांव। हसन बाज़ार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3,000 होगी और जो कुल मतलब वहाँ का पॉपुलेशन जो है वो 2.5 to 3,000 कह सकते हैं। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं और गांव में मेन जो 3 मुख्य स्थान है वो क्या है? गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर। ठाकुर जी हम मेनली जो है लॉर्ड विष्णु को बोलते हैं। तो एक मतलब इस गांव की जो है 3 ही महत्वपूर्ण जो स्तंभ बोल सकते हैं, सिंबल बोल सकते हैं कि एक बड़ा सा तालाब है, एक पेड़ है बहुत बड़ा पुराना बरगद का, और पूरब की दिशा में ठाकुर जी का एक बड़ा सा मंदिर, जिस गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं और गांव के लोग उसे ठाकुरबाड़ी के रूप में उस टेम्पल को बोलते हैं। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई इसकी ठीक ठाक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यहाँ कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे और किसी को पता नहीं है कि ये ठाकुरबाड़ी जो है या गांव की स्थापना कब हुई है ना, और यह मंदिर कब बना। लेकिन एक स्टोरी है कि वहाँ पर एक जो है एक संत आ गए और वहाँ झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। वहाँ पर रहने लगे, लोगों को अध्यात्म की तरफ मोटिवेट करने लगे, पूजा पाठ की तरफ उनको आकर्षित मतलब उनके माइंड को मोटिवेट ये करने लगे। और बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया और बाद में लोग जो है डोनेशन करके एक वहाँ पे छोटा सा टेम्पल बना दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया, आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। अगर आप पहले की तुलना में अगर जैसे आप शिरडी टेम्पल या तिरुपति टेम्पल कहीं भी आप टेम्पल में जाएंगे तो अगर आप 10 साल 15 साल पहले की तुलना में आज देखेंगे तो उसमें काफ़ी विस्तार हो गया है ना। लोगों की भक्ति, लोगों का दिया गया जो भी धन है
उससे मंदिर का जो कायाकल्प जो हो सकता है या जो और सुविधा प्रदान की जा सकती है, उसके लिए वहाँ का ट्रस्ट जो काम करता है। तो इसी तरह यहाँ भी इस मंदिर में भी लोगों को बहुत आस्था थी, जिसके कारण धीरे धीरे मंदिर, जो छोटा मंदिर था ठाकुर जी का, वह उसको बड़ा बनाया गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मानने की, पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए, फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वह खुशी से ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। ऑब्वियसली हमें किसी प्रकार की कोई समस्या होती तो हम भगवान के सामने ही हाथ जोड़ते हैं, तो उन्हें किसी प्रकार की सफलता मिलती, जो नॉर्मल होता है कि किसी की शादी हो जाए, जॉब लग जाए, है ना, अच्छा क्रॉप, उस दिन फसल हो, तो किसी भी चीज़ की जब मनोकामना पूर्ण होती थी तो क्या करते थे ये लोग, उसका एक भाग जो भी उनको धन मिलता था, जो भी उनके लाभ का एक हिस्सा जो है, पहले वह भगवान को, जैसे हम लोग कैसे भोग लगाते हैं, तो पहले हम भगवान को भोग लगाने के बाद ही उस प्रसाद को खाते हैं ना, उसी तरह अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। और डिपेंड करता पर्सन टू पर्सन, किस आदमी का कितना बैलेंस बजट है। तो जिस आदमी के पास अच्छा पैसा रहता वो क्या करता है कि कभी वो एक अपना प्लॉट ही जैसे भगवान ठाकुर जी के नाम कर दिया। यह परंपरा आज तक जारी हो और ये ट्रेडिशन जो है स्टिल इट्स कंटिन्यूइंग। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, और वहाँ जितने लोग हैं उनमें ठाकुर जी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और उनका मानना है कि वो वहाँ उनका जो फसल अच्छा हो रहा है, वो सब कुछ मुकदमे में जो उनकी जीत हुई है, सब भगवान ठाकुर जी की कृपा है। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। लोगों ने इस विश्वास ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुर जी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ। और जिसमें लोगों की आस्था है, आप किसी भी चीज़ को देख ले तो वह उसका विकास जो है बहुत तेज़ी से होता है। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी के नाम से ही पहचाना जाता है। बिकॉज ऑफ द टेम्पल जो है वो इतना बड़ा बन गया और लोगों को उनमें एक विशेष आस्था और प्रेम होने के कारण यह गांव जो है वो ठाकुरबाड़ी गांव के नाम से ही जाना जाने लगा। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी है ही नहीं, है ना। मतलब यह ठाकुरबाड़ी नॉट ओनली लेखक के गांव की, बल्कि वहाँ पर आसपास जितने भी गांव थे, सभी गांव में कोई ना कोई मंदिर होता है, लेकिन यह सबसे बड़ा मंदिर था। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है, ठीक है। धार्मिक बीघा मतलब एक लैंड को नापने का एक आप यूनिट बोल सकते हैं, मेजरिंग यूनिट। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी को देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक साल एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करता है। और इट्स अ वेरी बिग ट्रस्ट, है ना। और वो उसके संचालन देखरेख का काम करता है और एवरी 3 ईयर्स उसमें जो है एक नया महंत और एक पुजारी जो है उसमें डिप्यूट किया जाता है, उनको जो मतलब नियुक्त किया जाता है, जिनका काम है पूजा पाठ और उससे रिलेटेड जो भी काम है वहाँ करना। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना, धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना। मतलब उनका मेन क्या था, लोगों को अध्यात्म की ओर ले जाना, और जो लोग आउट ऑफ ट्रैक हो रहे हैं या जो नास्तिक होते जा रहे हैं उनको भगवान के प्रति उनको मतलब उनका विश्वास जगाना। ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। अगर आप कोई मंदिर टेम्पल जाएंगे तो आपको वहाँ भक्ति भजन की ये जो है आसानी से वहाँ सुनने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आ जाता, ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता। और अगर सपोज़ गांव में किसी प्रकार का ड्रॉट या फ्लड आ जाता तो क्या करते लोग, वहीं पर एक तंबू लगा लेते ठाकुरबाड़ी में, और लोग पर्व त्यौहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन, अखंड मतलब नॉन स्टॉप वहाँ पे कीर्तन करते। और इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्यौहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही की जाती है। और किसी प्रकार का अगर कोई फेस्टिवल है सो दे स्टार्ट्स फ्रॉम द टेम्पल ओनली। होली में सबसे पहले गुलाल जो है वो ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता। हम लोग अबीर गुलाल खेलते हैं ना होली में, तो सबसे पहले भगवान को ही चढ़ाया जाता। दिवाली में पहला दीप जो है वो ठाकुर जी के नाम से ही जलता। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते, और लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी यानी जो थ्रेसिंग का काम होता तो वहाँ पर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती। तब ठाकुर जी के नाम पर अगवम क्या होता, मतलब अगर आप कोई चीज़ प्रिपेयर करते हैं, सपोज़ हमें भगवान का भोग लगाना है और उसका प्रिपेयर, तो उसका जो सबसे मेन बनाने के बाद जो शुद्ध जो भोग है, भोजन है, वो जो हम प्रभु के सामने अर्पित करते हैं, दैट इज़ ओनली अगवम।
उसी को बोलते हैं निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते। तो वहाँ क्या करते थे कि जो अनाज जो है खेत में रेडी हुआ और सब कुछ प्रिपेयर होने के बाद वो लोग क्या करते थे कि जो अनाज का ढेर रहता था उसमें से पहले 1/4 या जो भी है हिस्सा वो पहले ठाकुर जी के लिए निकाल देते और तभी बाकी का हिस्सा वो घर ले जाते। ठाकुर जी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। घनिष्ठ मतलब बहुत ही क्लोज रिलेशन है, मन और तन दोनों स्तर पर। मन और तन क्योंकि ठाकुर जी जो है, विष्णु भगवान जो है वो फिजिकली रूप में नहीं है ना, लेकिन भगवान से आपका कनेक्शन क्या है, मन से भी। और जो लोग फील करते हैं कि भगवान हमारे आसपास भी है, तो वो मन और तन दोनों स्तर लेवल पे बोल रहा है। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुर बाड़ी में ही बिताते। और जैसे जो लोग कृषक है वहाँ खेती बाड़ी करने के बाद वहाँ पर वो भजन कीर्तन में अपना बाकी समय लगाते। ठाकुर बाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वह अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। और आप किसी भी टेम्पल में चले जाइए, वहाँ का जो प्योरिटी, जो वाइब होगा वो बिल्कुल ही, आप कहीं भी घूमने चले जाइए, लेकिन एक मंदिर के अंदर का जो पवित्रता, जो वाइब, जो पॉजिटिविटी है वो आपको कहीं नहीं देखने, क्योंकि वो भगवान का एक अलग स्ट्रॉन्ग पावर जो है ना वो है। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते और ऐसा फील होता है ना कि हम अगर कोई गलती की और टेम्पल जाने के बाद भगवान हमारी सारी गलतियों को क्षमा कर देंगे। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया है। नाउ आफ्टर एक्सप्लेनिंग अबाउट द ठाकुर बाड़ी, नाउ कम टू द ट्रैक। स्टोरी फिर शुरू हुई है यहाँ से। अब हरिहर काका ठाकुर बाड़ी नहीं जा रहे हैं। क्या कारण है, क्यों नहीं जा रहे हैं, ये हम जानेंगे। पहले वह अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता हूँ। लेखक बोल रहे हैं कि मैं भी जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आँख नहीं सुहाते। फूटी आँख नहीं सुहाना, इट्स अ मुहावरा, मतलब आप बिल्कुल भी किसी चीज़ को पसंद नहीं करना। तो वहाँ जो साधु संत जो काम करते थे, लेखक उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। लेखक का कहना है कि केवल भगवान के नाम पर पैसा लेना और उससे मस्त हलवा पूड़ी और खाना बनाना और उसको मज़े से खाना, कोई काम करने का ज़रूरत नहीं है। उन्हें अगर कुछ आता तो सिर्फ बातें बनाना आता है ना। हरिहर काका 4 भाई हैं। हरिहर काका जिनके बारे में पाठ हमने शुरू किया, ही हैज़ 4 ब्रदर। उनकी शादी हो चुकी है, ऑल ऑफ देम दे आर मैरिड। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। हरिहर काका की कोई संतान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, लेकिन बाकी भाइयों के बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं, ठीक है। और सबसे एल्डर और हरिहर काका जो है वो मिडिल में, जो बड़े भाई है और उनके छोटे भाई, उनके बच्चे भी यंग हो गए हैं। 2 की शादियां भी हो गई हैं, मतलब उनके भी बच्चे की मतलब शादी हो गई है। और उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर में किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। मतलब उनका भाई का जो एक बेटा है वो गांव शहर में क्लर्क का जॉब कर रहा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं। अपनी देह से मतलब उनकी अपना, जिसमें अपने खून का औलाद जिसको बोलते हैं, उनकी अपना बच्चा होना वो नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है और अपने भाई के ये में फ्रॉम द एल्डेस्ट ही वॉज द सेकेंड वन। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय तक प्रतीक्षा रहते रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। और उन्होंने 2 टाइम्स इन्होंने शादी की और इन्हें भी हर पेरेंट्स की तरह इन्हें भी बच्चे की चाह थी। लेकिन ऐसा हुआ कि दोनों पत्नियों ने बच्चा जन्म दिए ही दोनों पत्नी जो है वो स्वर्ग सिधार गई, मतलब मर गई, ठीक है। और अब लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने बोला कि ठीक है, अब 2 हो गया तो तीसरी शादी कर लो, बट बिकॉज ऑफ एज और बिकॉज ऑफ द लाइक सोशल और रिलीजियस समझो रिचुअल्स है, बिकॉज ऑफ दैट ही थॉट टू नॉट टू गो फॉर दैट। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। देन विथ फुल सेटिस्फैक्शन एंड लव ही स्टार्टेड स्टेइंग विद देयर ब्रदर। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है ना। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे पड़ेंगे, यानी टोटल 60 बीघा उनके पास खेत है और वो 4 ब्रदर है। अगर आप डिवाइड करिए 60 डिवाइडेड बाई 4 तो 15 होगा, 15 4 जा 60, राइट। तो इनके मतलब हरिहर काका के हिस्से में कितना पड़ा, 15 बीघा।
कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर है और कृषि काम करना, खेती का काम ही करना उनके मतलब उनका मेन ऑक्यूपेशन है। शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते हैं। संयुक्त परिवार मतलब जॉइंट फैमिली, जिसमें सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करे, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे, किसी बात की तकलीफ ना होने दे। कुछ दिनों वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रहीं। तो उनके ब्रदर ने उनको मतलब बोल दिया था, क्लियरली इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि हरिहर काका को टाइमली नाश्ता, खाना, केयर सब कुछ अच्छे से करना। इन द बिगनिंग दे वर डूइंग, बट आफ्टर दैट दे लेफ्ट। फिर उन्हें कौन पूछने वाला, ठहर चौका लगाकर पंखा झेलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीज़ें आती और अपने हस्बैंड को मतलब बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाती, जो भी बनाती व्यंजन। और जब वो काम पर चले जाते तो जो लेफ्ट आउट भोजन बना हुआ बेकार जो है या जो भी स्टेल फूड है वो हरिहर काका को दे देते। ओके, अगर अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते, और कभी प्रॉब्लम ओल्ड एज होने के कारण कभी अगर वो बीमार पड़ जाते तो ही गॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला भी नहीं, और इतना बड़ा फैमिली होने के बाद नो वन इज आस्किंग ग्लास ऑफ वाटर इवन। सभी अपने कामों में मशगूल, मशगूल मतलब फुल्ली बिजी। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते, और जो बच्चे हैं वो या तो मस्ती करते या तो पढ़ाई लिखाई करते। मर्द खेतों पर रहते और जो उनके ब्रदर्स थे वो उनका खेती काम था तो वो खेत में ही चले आते। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती, और जो उनकी जो वाइफ थी, नो वन इज़ कमिंग टू चेक अबाउट हरिहर काका हेल्थ। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती, और जो कुछ भी शायद पानी पीना है या वॉशरूम जाने के लिए उनको कुछ भी प्रॉब्लम पड़ा तो वो खुद उन्हें करना पड़ता। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरिहर काका की आंखें भर आती, और ऐसे कंडीशन में वो अपनी स्पाउस को याद करके उनकी आंखें जो है नम हो जाती है, टीयर्स। क्योंकि एक जो कपल होता है एक दूसरे का सहारा होता है, और ख़ासकर ओल्ड एज में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए बहुत ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हरिहर काका जो है बिल्कुल अकेले, उनकी वाइफ भी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, तो ही वॉज फीलिंग वेरी पिटीफुल और ही वॉज फीलिंग वेरी हेल्पलेस। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी। और मतलब अगर आप कोई आपसे केयर नहीं करे, भले आपका ब्लड रिलेशन है, लेकिन धीरे धीरे आपका क्या है, मन जो है आपका दुखी होने लगता है, और फिर वो जो क्लोजनेस जो है वो हटने लगता है। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी, और फिर एक दिन तो विस्फोट हो गया। मतलब देखते 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 एक दिन वो बिल्कुल ब्लास्ट कर गया। और किस तरह से क्या बात हुई, उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब देगी। हमारे भी बेयर करने का, सहन करने का एक लिमिट होता है ना। और हरिहर काका बर्दाश्त करते 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 एक दिन वो बिल्कुल ब्लास्ट कर गए, और वो बिल्कुल गुस्से में थे। उस दिन एक्चुअली क्या हुआ चलिए देखते हैं। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उनके जो भाई का एक लड़का है जो जॉब करता था शहर में, उसका एक फ्रेंड आने वाला था गांव। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बचके, चटनी, रायता आदि बने थे। अब कोई आता है घर पे तो कैसे आप थोड़ा सा उसको मतलब अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए नॉर्मल खाना से आप थोड़ा अच्छा बनाते हैं ना। तो उसी तरह उसके आने पर 2 तरह का सब्जी है, रायता है, चटनी है, बहुत अच्छा वे खाना का तैयारी हुआ उनके यहाँ। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था, और जब आप बीमार हो गए तो आपको एक डॉक्टर से क्या बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड खाना। तो हरिहर काका कुछ दिन से बीमार थे, और बाद में उन्हें थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा अच्छा खाना खाने का मन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी। एंड ही वॉज गिविंग ब्लेसिंग टू दैट बॉय कि बिकॉज ऑफ हिम माई टुडे ही विल गेट द गुड फूड एट लीस्ट। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई, लेकिन इसका उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। सबों ने खाना खा लिया, उसको कोई पूछने वाला नहीं आया। एवरी वन हैड ओके फूड, बट नो वन केम एंड आस्क हरिहर काका। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। दवनी हो रही थी, और वे दवनी मतलब प्रोसेस है ये को अनाज को प्रिपेयर करने का, और वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले से ही खिला दिया होगा, और उनके ब्रदर को कोई मतलब माइंड में उनका कोई डाउट ही नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी वो इंस्ट्रक्ट कर चुके थे अपनी वाइफ को देखने के लिए। तो उन्हें लगा कि हरिहर काका को पहले ही खाना मिल गया होगा। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे में निकल हवेली में प्रवेश किया, और उनका जो घर था वह मतलब जो नॉर्मल जो है ना उसके कमरे से बाहर उनका घर था। तो एक दिन मतलब उस दिन जो है वो अपने से अंदर आए।
तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। उनकी जो यंगेस्ट जो ब्रदर है, उनकी वाइफ ने रूखा सूखा मतलब बिल्कुल डल्स काइंड भात, मट्ठा और अचार मतलब चावल, बटर मिल्क और एक पिकल उनको दे दिया खाने के लिए। जबकि इतनी तरह की सब्जी है, पकौड़े, बहुत सारा चीज़ बना, बट दे डिडंट गिव एनीथिंग। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। आग लगना मतलब फीलिंग वेरी एंग्री। अब आपको बहुत तेज़ भूख लगी और आपको पता है कि घर में इतना अच्छा भोजन बना और आपके सामने बिल्कुल ये खाना रख दिया जाए तो यू कैन फील द सिचुएशन। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। ही गॉट वेरी एंग्री एंड ही थ्रू द प्लेट इन द आंगन। झन्न की तेज आवाज़ के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया। भात मतलब जो राइस है। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आईं। ठीक है, और वो आंगन है ना, आंगन मतलब इट्स ओपन टॉप स्काई, मतलब ऊपर, तो वहाँ से आपके आसपास के घर जो है वो भी दिखाई देते हैं। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। एंड ही वॉज वेरी एंग्री एंड ही स्टार्टेड टेलिंग टू देयर वाइफ कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे ऊपर कोई कृपा कर रही हो, कोई मतलब मेरा कोई बहुत केयर कर रही हो, तो ऐसा नहीं है। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती हो और मेरा जो 15 बीघा जो ज़मीन है मेरे नाम का, उसका जो भी क्रॉप प्रोडक्शन होता वो तुम ही लोग के पास आता है। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ, और जितना मेरे पास प्लॉट है, जितना मेरे पास ज़मीन है, उतना में तो आई कैन कीप 2-3 लाइक अ सर्वेंट। आराम से खाऊं और तब भी कमी नहीं होगी, मतलब आराम से लेविशली भी रहूँगी तो भी मेरे पास बहुत होगा। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। आई एम नॉट ऑर्फन और हेल्पलेस। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, और मेरे धन पर है ना, मतलब जो मेरा पैसा है, यू पीपल आर एंजॉइंग। लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा, बट नाउ आई विल टीच यू लेसन। हरिहर काका जिस वक्त ये सब बोल रहे थे उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। और उस समय क्या हुआ कि जिस समय हरिहर काका गुस्से में ये सारी बात बोल रहे थे, उस समय ठाकुर बाड़ी का जो महंत है वो ही वॉज सिटिंग देयर ओनली एंड ही स्टार्टेड यूजिंग हिज ब्रेन। वार्षिक खुमाद के लिए वह घी और शक्की लेने के लिए आए थे। और वार्षिक मतलब एनुअल, मतलब पूजा के लिए हर घर से घी और ये सामान लेने के लिए वो आए थे। और को इंसिडेंस ऐसा हुआ कि उनके रहते ही ये सारी वारदात, ये सारी घटना हुई। लौट कर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। तो जो पुजारी जी जो थे, ही गेव ऑल द ब्रीफ इंफॉर्मेशन टू महंत जी व्हाट हैपेंड टू दैट हरिहर काकाज हाउस। उनके कान खड़े हो गए। कान खड़ा होना मतलब गेटिंग अलर्ट। ठीक है, इन आप पूरे चैप्टर में बहुत छोटे मुहावरे दिए हुए हैं, तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं। एक दिन उन्हें बहुत शुभ लगा। कंधे पर रामनामी लिखी चादर डाल ठाकुर जी से चल पड़े। एक दिन उनको लगा कि ये बहुत अच्छा समय रहेगा उनसे बात करने के लिए। ठीक है, और तत्क्षण टीका लगा लिया और चादर जो है ना, जैसे पुजारी लोग पहनते हैं, स्वास्तिक बना हुआ एंड ऑल, वो पहन के ये आ गए। संयोग अच्छा था, हरिहर काका के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर मिल गया और वाइल गोइंग ओनली द हरिहर काका मेट इन द वे ओनली। गुस्से में घर से निकल या खलिहान की ओर जा रहे थे। ही वॉज वेरी एंग्री एंड ही वॉज जस्ट अबाउट टू गो टू द खलिहान, जहाँ पे उनके भाई सब काम कर रहे थे। लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अब महंत के माइंड में कुछ और प्लान था और वो उसको ये करके डाइवर्ट करके उसको अपने साथ ले गया। अपने साथ ठाकुर बाड़ी पर लेते आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर यहाँ कोई किसी का नहीं, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। अब नाउ दिस गाय स्टार्टेड टेलिंग द ब्रेन वॉश। वो क्या बोल रहा है हरिहर काका को कि अब तुम्हारा वो एज हो गया है, वाई यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग, और तुमको अपने आप को सेक्रीफाइस करना, या तुम्हारा जो भी प्रॉपर्टी है सबको जो है अपना धार्मिक काम में तुमको सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, पूजा करो, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं। ठीक है, भगवान की भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी है एंड एवरी वन इज सेल्फिश।
ठीक है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। और अगर उन्हें लगने लगा कि तुम कोई उनके यूज़ के नहीं हो, तो दे विल नॉट टेक केयर ऑफ़ यू। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और के प्रेम में नहीं लगाते। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो अपना ध्यान, अपना अपना संपत्ति, अपना जो है वो भगवान को लगाते हैं। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। ठीक है। और तुम्हारे पास 15 बीघा ज़मीन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली तुम्हारे जो ब्रदर है वो तुमसे अफेक्शन दिखा रहे हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। और एक दिन तुम अगर बोलोगे कि लाइक आई एम नॉट गिव एनी थिंग फ्रॉम माई प्रॉपर्टी और माई लैंड, देन यू जस्ट थिंक देयर चेंजेस, दे लाइक उनका जो बिहेवियर में जो चेंजेस होगा, देन यू कैन सी। ठीक है। और खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा, और जो तुम्हारा ब्लड रिलेशन, दैट ऑल्सो इट गॉन। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। आई एम thinking about you for your betterment, but from long time I was just feeling hesitation, but now I thought to say। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो। जो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी, यू जस्ट डोनेट टू ठाकुर जी। सीधे वैकुंठ को प्राप्त करोगे। वैकुंठ मतलब बोलते हैं ना, ये नीचे जो है वो पृथ्वी लोक है, और वैकुंठ लोक मतलब ऊपर में भगवान का एक लोक है जहाँ पर सब सुख सुविधाएं मिलती है, ऐसा हम सुने हैं। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी, और तुम भगवान के नाम पर इतना बड़ा काम करोगे तो तुम्हारा मतलब सारे लोक में तुम्हारा नाम होगा। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। और इस तरह से महंत जो है उसको ब्रेन वॉश करने लगा। ठाकुर जी के नाम यशोगान करेंगे, तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा, और तुम्हारा जो लाइफ है वो जो है मतलब फ्रूटफुल हो जाएगा। अपनी शेष ज़िंदगी तुम इसी ठाकुर बाड़ी में गुजारना, और जो तुम्हारा जो बाकी बचा हुआ जीवन है, इसी ठाकुर बाड़ी में रहना आराम से। तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएगी, एक मतलब पूछोगे तो वी विल प्रोवाइड 4। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। सिर आंख पर उठाकर रखना मतलब गिविंग फुल रेड कारपेट रिसेप्शन। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। ठाकुर जी की भी पूजा करेंगे और तुम्हारी भी पूजा करेंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, है ना। और जो ब्रदर का जो फैमिली है, दे वोंट डू एनीथिंग। नहीं, पता नहीं पूर्व जन्म ने तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। और हो सकता है कि पहले जन्म में माइट बी यू हैव डन सम वेरी रॉन्ग थिंग, बिकॉज ऑफ दैट ओनली योर बोथ वाइफ्स गॉट डाई। ओके। और तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा, और तुमने अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देखा, तुम्हें कोई संतान नहीं हुई। अपना यह जन्म तुम अकारथ न जाने दो। तो इस लाइफ को सिंपली ऐसे वेस्ट मत करो। तुम्हारे पास इतना प्रॉपर्टी है, तुम वो दान कर दो। ठीक है। ईश्वर को 1 भर दोगे तो 10 भर पाओगे। ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान को आप थोड़ा सा, हम लोग क्या भोग के नाप इतना सा देते हैं, लेकिन भगवान अपनी ब्लेसिंग बिल्कुल अनकाउंटेबल देते हैं। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एंड महंत इज टेलिंग कि आई एम नॉट आस्किंग योर प्रॉपर्टी फॉर माई पर्सनल वर्क, दिस वन यू हैव टू डोनेट टू द ठाकुर जी। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहा महंत जी, कौन किसका है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं। अगर कुछ न दे तो क्या हालत हो गया। नाउ इन हिज माइंड ऑल्सो, बिकॉज सडनली इट हैपेंड ना दोनों में, और दैट इंसिडेंट कि जब वो उसका भाई के बच्चे का दोस्त आया और कैसे उन लोगों ने ट्रीटमेंट किया, तो सडनली आप बहुत दुखी हैं, और कोई आपको किसी से आपको नाराज़ है, और कोई आपको उसी के खिलाफ अगर कुछ बोले तो आप और भी मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसीलिए हरिहर काका जी को भी लगने लगा कि ये ठीक बोल रहे हैं। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद रखे करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे, और हड़प जाना मतलब वो कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि उनका कोई बच्चा तो है नहीं। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद रखेंगे। इफ़ आई विल गिव इट टू ठाकुर जी, तो मतलब बहुत सारे जो मेरे जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन आएंगे, एवरी वन विल रिमेंबर मी। अब तक वे जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय में बड़ा पुण्य कमा ले। बोला कि फुल लाइफ तो मैंने आई डिडंट डू एनीथिंग फॉर गॉड, बट एट द एंड ऑफ माई लाइफ इफ़ आई विल डू देन आई विल गेट द ब्लेसिंग। वह सोचते हुए हरिहर काका का मुंह खुल ही नहीं रहा था।
भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुरदारी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। और समवेयर इन हिज माइंड ही इज़ थिंकिंग कि अगर हम पूरा प्रॉपर्टी ठाकुरबाड़ी को दे दे और अपने ब्रदर को नहीं दे तो हो सकता है उनके साथ ये चीटिंग हो, है ना। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। अब महंत उनका ब्रेन वॉश करके ही जस्ट एक्सपेक्टिंग कि व्हाट हरिहर इज टेलिंग फ्रॉम हिज माउथ। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपी ना रह सकी। और बहुत बार आप बोलते नहीं, लेकिन आपकी आंखों, आपकी आंखें, आपके भाव भंगिमा, आपका एक फेशियल एक्सप्रेशन सबसे पता चल जाता है कि आप क्या चाहते हैं। जैसे मम्मी अगर पूछी आपको क्या खाना है, मटर पनीर या लौकी की सब्जी, तो आपके मटर पनीर का नाम सुनकर आपका स्माइल और आपका जो मतलब चमकती आंख को देखकर मम्मी को पता चल जाएगा कि आप यही चीज़ खाना चाहती हैं। तो लाइक दैट अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई और महंत को लगने लगा कि आई जस्ट वन द गेम, क्योंकि वो मतलब जो भी अभी तक माइंड वॉश कर रहे थे उसका उनको रिजल्ट दिख रहा था। उन्होंने सही जगह वार किया था। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर जी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाकर उनके आराम का इंतजाम करे। देन ही कॉल्ड अ सर्वेंट और बोला कि प्रॉपर एकदम नीटली एक बेड रेडी करो और जिस पर जो हरिहर काका जो है वो रेस्ट करेंगे। फिर तो महंत जी के कहने पर जितना समय लगा उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया। और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करे और इंस्ट्रक्ट कर दिया कि इनको आज एकदम प्रॉपर एकदम नाइस खाना मिलेगा। हरिहर काका को महंत जी के एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुरबाड़ी में चहल पहल शुरू हो गया। अब हरिहर काका को महंत जो है कोई साधारण नहीं बल्कि उनकी ज़मीन को ठाकुरबाड़ी के नाम लेने के उद्देश्य से ही लेकर आए थे। उधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। और इधर क्या हुआ कि जब इन इवनिंग व्हेन हिज ब्रदर केम टू होम देन द होल इंसिडेंट दे ऑल्सो गॉट टू नो। पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल दे गॉट वेरी एंग्री ऑन देयर वाइफ कि इतना बोलने पर भी दे डिडंट टेक केयर ऑफ हिम, एंड आफ्टर दैट दे गॉट वेरी टेंशन। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। गांव का कोई भी जो विलेजर है दे डिडंट आस्क एनीथिंग। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया उसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी। और चूँकि वो अभी तक हरिहर काका से भी नहीं मिले थे और उन्हें किसी बात की जानकारी नहीं थी कि महंत ने क्या बोला है। लेकिन इसके बावजूद उनका मन संकालू और बेचैन था। संकालू मतलब फुल डाउटफुल और एकदम थोड़ा पैनिक हो रहे थे कि क्या हुआ। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के 3 भाइयों ठाकुरबाड़ी पहुंचे। और छोटा सा गांव है ना, कुछ भी होता तो आसपास के लोग जो है बहुत इंटरेस्ट के साथ उसमें लग जाते हैं। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। ठाकुर बाड़ी जो है उनको भी पता चल गया कि मेरे भाई जो वहाँ हैं, सो दे केम इन इवनिंग एंड टेल हरिहर काका टू कम बैक। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, उसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। और जस्ट ही वांट द महंत जो है वो हरिहर काका को रोकना चाहता था। तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि मतलब कुछ और वे में, तो उन्हें बोला कि आज वो ही इज़ वेरी लिटिल डिस्टर्ब एंड इफ विल बी इन द टेम्पल दैन ही विल फील वेरी पीसफुल, तो लेट हिम बी हियर फॉर वन डे। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले जाने के लिए जिद करने लगे। स्टार्टेड लाइक स्टबन कि नहीं 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 हमें ले जाना है। पर ठाकुर बाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। एंड एवरीवन इज टेलिंग कि व्हाट हैपन इफ वन डे ही विल स्टे हियर। अंततः भाइयों को निराश होकर वहाँ से लौटना पड़ा। देन दे हैड टू गो। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। और नाइट में उनका पूरा मतलब एकदम ऑसम फूड उनको मिला। तो मतलब हरिहर काका कांट एक्सपेक्ट कि इस तरह का मिलेगा। घी टपकते मलपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी मतलब जिसको हम लोग पनीर की सब्जी बोलते हैं ना, दैट इज़, और दही और खीर मतलब सब तरह का व्यंजन। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने कभी नहीं पाया था। मतलब उनको लगा कि नाउ ही गॉट द एक्सट्रीम हैप्पीनेस,
खाना भी उनको मन संतोष भर मिल गया और जो ज्ञान जो उनको महंत जी दिए थे वो भी उनके मन को संतोष दे रहा था। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके, भावी आशंका उनके मन में मचती रही। और इधर भी ये तीनों ब्रदर जो फुल टेंशन में, 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन और उनका जो 15 बीघा खेत है, इट्स अ वेरी फर्टाइल लैंड। 2 लाख से अधिक की संपत्ति, मोर देन 2 लाख से उनका जो प्लॉट है उसका दाम है। अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के ना रहेंगे। और बोले इतना बड़ा प्रॉपर्टी अगर उनके हाथ से चली गई तो फिर उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुंचे। द अर्ली मॉर्निंग अगेन दे केम बैक। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे, यानी दे जस्ट होल्ड देयर लेग एंड स्टार्टेड क्राइंग। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगी और उन्हें दंड देने की बात कही। बोला सॉरी सॉरी, उन्होंने जो कहा उसके तरफ से बिहाफ ऑफ देम आई वी आर टेलिंग सॉरी, और नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड दे विल नॉट डू लाइक दैट। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई और बोला कि नहीं, हम लोग कितना भी है तो आपस में ब्रदर हैं, यू कांट लिव लाइक दैट। हरिहर काका का दिल पसीज गया, पसीजना मतलब मेल्ट हो जाना। वह पुनः वापस घर आ गए, है ना, अपने ब्रदर लोग के प्रेम में प्यार में वापस आ गए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर में जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। अब जो वो आए वापस तो ही सॉ द चेंज्ड एनवायरमेंट। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तय। एवरीवन दे आर गिविंग फुल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टू हिम। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख कर गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उन्होंने उनकी आवभगत जो खातिर शुरू की, वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। एंड दे आर गिविंग फुल ट्रीटमेंट, मतलब इतना गेस्टिंग में भी लोग नहीं करते हैं। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार। दोनों जून मतलब दोनों टाइम जो भी खाना है, ब्रेकफास्ट है, स्नैक्स है, एवरीथिंग दे आर प्रिपेयरिंग एज पर हिज इंटरेस्ट। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद, मतलब उनकी जो भाई की जो पत्नी थी वो लोग दोनों, और प्लस उनके भाई के बच्चों की भी वाइफ। 3 चीज़ों की इच्छा होती, जो चीज़ों की इच्छा होती आवाज़ लगाते ही हाजिर। जो भी उनको खाने की इच्छा होती वो एकदम बोलते के साथ वह रेडी। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा का भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहा था। और उनको लगा कि महंत जी उस दिन मुझे ले गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस हैपेंड, तो ही वॉज गिविंग लाइक ब्लेसिंग एंड थैंक्स टू महंत फ्रॉम इनर साइड। बहुत बार ऐसा होता है जब बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं, और बिना बताए जो विलेजर है दे गॉट टू नो एक्चुअली व्हाट हैपेंड। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं का जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होता है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती है, लोगों के कहने की ज़रूरत नहीं रहती। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा था और न हरिहर काका के भाइयों ने ही, ठीक है। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उनका कहीं कोई अंत नहीं था। मतलब महंत ने भी या उनके ब्रदर ने किसी भी विलेजर से कोई भी डायरेक्ट बात नहीं की थी, बट दे ओनली एज्यूम कि व्हाट हैपेंड एंड दे स्टार्टेड मेकिंग ए स्टोरी। और जब हम किसी बात की कोई स्टोरी करते हैं तो उसका कोई अंत नहीं है। दे स्टार्टेड टेलिंग, हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू, एवरीवेयर दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हरिहर काका। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं, और इससे कीर्ति भी अचल रहती है। मतलब कुछ लोग, मतलब गांव के जो लोग हैं वो लोग 2 भाग में, 2 गुट में जो है बट गए। सम ऑफ देम दे आर टेलिंग कि जो हरिहर काका है उनको अपने प्लॉट जो है वो दे देनी चाहिए ये ठाकुरबाड़ी के नाम। और कुछ लोगों का कहना था कि उनके ब्रदर जो है, उनके अपने ब्लड रिलेशन है, तो उनको अपना लैंड जो है अपने ब्रदर को दे देना चाहिए। और भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें ना देना उनके साथ भी अन्याय होगा, और खून के रिश्ते के बीच में दरार बनानी होगी, दीवार बनानी होगी। जितने मुंह उतनी बात, इट्स ऑल्सो मुहावरा, मतलब जितने लोग हैं उतनी बातें करेंगे, है ना। ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे। शहरों में लोगों को कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसके घर में क्या हो रहा, बट गाँव में लोग जो है एक दूसरे से इतना क्लोज रहते हैं कि उनके सुख दुख कुछ भी, वो हर चीज़ को बहुत ही हैप्पीली इंजॉय करते हैं, और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो, और दे आर वेटिंग कि कुछ मतलब मसालेदार, कुछ इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2 वर्गों में बंटने लगे। दे स्टार्टेड डिवाइडिंग इनटू 2 ग्रुप्स। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तूतू मैमे मतलब आपस में लड़ाई होना। मतलब हरिहर काका इसमें कहीं नहीं है, लेकिन गांव के लोग जो है वही उनके बिहाफ में
फाइटिंग कर रहे हैं। चीज़ उनकी है, लेकिन हु आर ऑल आस्किंग और डूइंग फेवरिंग एंड ऑल द विलेजेस। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से का जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दे, तब वह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके का ही बल्कि सबसे बड़ा ठाकुरबाड़ी होगा। ऑब्वियसली 15 बीघा जमीन मिलने के बाद टेम्पल को जो एक्सटेंड करेंगे दैट विल बी वेरी बिग, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगा। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं और यहाँ के लोग जो बहुत रिलीजियस है, इसलिए उनको बहुत इससे मतलब इस बिलीफ से जुड़े हैं और साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से लगे हुए हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती है, जो लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिल रहा है, पूड़ी और हलवा और ये, तो उनको लगा कि अगर हरिहर काका प्रॉपर्टी मिल जाएगा ये तो और डेवलपमेंट हो जाएगा ठाकुरबाड़ी का, और जिसके कारण हम सभी को और ज़्यादा यम्मी खाना और सब कुछ मिलेगा। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों के लोग थे, मतलब थोड़ा प्रोग्रेसिव के थे। वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था, लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे और सबको लग रहा था कि कुछ ना कुछ होगा इंसिडेंट। इधर भावी आशंकाओं और को मद्देनज़र रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे कि अपनी ज़मीन वे उन्हें लिख दे। और यहाँ क्या हो गया, इतना ज़्यादा उनका मतलब पूरा अच्छा रिस्पेक्ट ट्रीटमेंट के बाद नाउ दे कम टू द पॉइंट, बोला कि आप अपना लैंड जो है हमारे नाम लिख दीजिए, उनके सिवाय उनका और अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर बात की और लेखक से ही डिस्कस एवरीथिंग। अंततः हम यह निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपना जायदाद का स्वामी किसी को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वह अपना भाई हो या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाके में वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपना जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। अब जब उन्होंने राइटर से, जो लेखक है, उससे जब इस बात की चर्चा की तो लेखक ने बोला कि जब तक आप अलाइव हैं आप डोंट गिव योर प्रॉपर्टी टू एनीवन, नो नीड टू गिव टू योर ब्रदर और नो नीड टू गिव इट टू योर ठाकुरबाड़ी। क्योंकि उन लोगों के पास 2-3 ऐसा इंसिडेंट हुआ था उस गांव में जिन्होंने अपना पूरा प्रॉपर्टी अपने नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी है, जो भी उनका बच्चा है, या दे दिया, और बाद में उनका जो कंडीशन है जस्ट लाइक अ डॉग, कोई उन्हें पूछने वाला है, नो वन नहीं, बिकॉज आपका जो जो काम है, जो प्रॉपर्टी है ले लिया, अब उसको कोई देखने वाला नहीं। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति, हरिहर काका ही वॉज ए इलिटरेट गाय, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया एंड ही अंडरस्टूड, ही वॉज एक्सपीरियंस, सो ही अंडरस्टूड कि वाई देयर बिहेवियर इज चेंजिंग डे बाई डे, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया कि मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, बिकॉज इट्स अ बीटर ट्रूथ कि कोई भी अपने साथ कुछ सामान लेकर नहीं जा सकता, तो जब मैं मर जाऊंगा तो जो भी मेरी प्रॉपर्टी होगी दैट इनडायरेक्टली यू विल ओनली गेट, सो आई डोंट वांट टू गिव इन माई लाइफ। जमीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत है, नो नीड टू पुट और वाई आई विल गिव प्रॉपर्टी टू योर नेम। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। द अदर साइड महंत ऑल्सो वांटेड टू टेक द मेंटल स्टेट ऑफ हरिहर काका। जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते, विलंब न करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं है। वेर एवर ही सी हरिहर काका लोन, ही स्टार्टेड माइंड, उसका माइंड वॉश करने के लिए कि नाउ वेरी लेस टाइम यू हैव टू थिंक ऑन दिस थिंग एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुरबाड़ी में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। मतलब पूरा उनको तरह तरह की कहानी उनको सुनाने लगे। लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते न ना। अब नाउ ही बिकम quiet, he is not telling, nor he is admitting, and nor he is refusing। ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से, और हाँ तो उन्हें कहना ही नहीं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी को नहीं लिखना। इस मुद्दे पे वे जागरूक हो गए थे और वो धीरे धीरे समझ गए थे, इसलिए वो लोग पूरा माइंड मेकअप कर चुके थे कि इन माई लाइफ आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग। परंतु बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़ियां पकड़ से बाहर हो रही थी। उनको लगा कि ये जो बर्ड मैंने ट्रैप किया है और मैं जो उसकी ज़मीन लेने वाला हूँ, लग रहा है ये धीरे धीरे निकल रहा है।
महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक ओर वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के मोह माया में बंध जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उसे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। मतलब अपहरण मतलब उनको किडनैप करके फोर्सफुली उनसे उनका लैंड जो है वो ले लेना है। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट ही विल ओनली रेडी। महंत जी के लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी है। महंत जी जो थोड़ा लड़ाकू मतलब थोड़ा फाइटिंग करने वाले, थोड़ा बॉसी किस्म के आदमी थे। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए, और मतलब एनी हाउ बाय हुक और बाय क्रूक ही वांटेड टू डू दैट। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए वह कर रहे थे, मतलब बिल्कुल सीक्रेटली ही वॉज डूइंग। हरिहर काका के भाइयों को इनकी भनक तक नहीं थी, और उनके ब्रदर को इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि व्हाट लाइक द स्कैम इट्स गोइंग इन द महंस ब्रेन। बात अभी हाल ही की है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत, उनके पक्षधर भाला गड़ासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके। और एक दिन क्या हुआ कि एकदम रात का समय था, और जितने भी साधु मतलब जो भी उनके जो आदमी थे वो बिल्कुल तरह तरह के वेपन लेके कहाँ आ गए, हरिहर काका के दालान में। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे, और उनके ब्रदर को क्या पता कि कोई उनको किडनैप करने के लिए आएगा। दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। इससे पहले कि वह जवाब कार्रवाई करते और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाए, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गया। अब हरिहर काका जो है बहुत ही स्ट्रांग आदमी तो थे नहीं, ही वॉज अ ओल्ड गाई, तो उनको किडनैप करना इट वॉज़ वेरी इजी। उन्होंने उनको कंधे पर लिया और लेकर चले गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी ना सुनी थी, एंड फर्स्ट टाइम दिस हैपेंड इन द विलेज। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगा, और सो मेनी मतलब वेल विशर का के नाम पे दे केम। लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। एंड एवरीवन जस्ट केम ऑन द टेरेस, दे जस्ट वांटेड टू नो व्हाट हैपेंड। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले, और हरिहर काका के ब्रदर जो है दे स्टार्टेड सर्चिंग। उन्हें लगा यह महंत का काम है। वे मैं दलबल और ठाकुर जी जा पहुँचे, और उनको लगा कि ये महंत का ही काम है, तो वो अपना पूरे जो भी पार्ट दल बल जो भी उनके पास आदमी थे उनको लेकर ठाकुरबाड़ी आ गए। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई। वहाँ इनको बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ नहीं दिख रहा था, कोई मतलब एक्टिवनेस कुछ नहीं। रोज़ की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था, और कैसे इवनिंग होने के बाद टेम्पल का डोर जो है वो बंद हो जाता है, तो इट वॉज क्लोज्ड। वातावरण में रात का सन्नाटा और सुनापन व्याप्त था। इट वॉज पिन ड्रॉप साइलेंट। पूरा रात था, कुछ भी लगा कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का। तब उनको लगा कि नो नो नो, सिंपली दे आर थिंकिंग अबाउट महंत। एक्चुअली हो सकता है कोई बाहर का रॉबर लोग किया है। वे तो हर जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। और उनको लगा कि जब बहुत मोटा रकम यानी बहुत बड़ी अमाउंट जब देंगे, देन ओनली दे विल लीव हरिहर काका। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी बीच ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। जैसे ही वो लोग दे आर जस्ट अबाउट टू टर्न टू सर्च इन द अदर प्लेस, सडनली दे हर्ड सम साउंड फ्रॉम इनसाइड। सबके कान खड़े हो गए। कान खड़े होना मतलब गेटिंग अलर्ट। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। नाउ दे हैव फुल प्रूफ कि हरिहर काका जो है वो इसी के अंदर है। अब क्या सोचना, वे ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे। दे स्टार्टेड नॉकिंग द डोर। इसी समय ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। दे स्टार्टेड थ्रोइंग द स्टोन एंड ऑल। वे तितर बितर होने लगे। तितर बितर मतलब भागना। अपने अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग मतलब वहाँ से दे स्टार्टेड, क्योंकि उनके पास काफ़ी वेपन था, तो वहाँ से वो लोग फायरिंग शुरू कर दी। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया, और उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। जो उनके साथ जो भी आदमी आए थे, दे जस्ट रैन अवे, क्योंकि उनको अपने लाइफ की चिंता थी। सिर्फ वे तीनों भाई बचे रह गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा। उनको लगा कि हाँ, व्हाट वी विल डू विल वी ऑल थ्री। इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। दे थॉट कि इफ वी विल ब्रिंग द पुलिस, माइट बी दे विल हेल्प। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। और अंदर क्या चल रहा था कि महंत और उनके जो बहुत क्लोज जो साधु थे, ऑन द वाइट पेपर दे आर जस्ट टेकिंग द थंब इम्प्रेशन ऑफ हरिहर काका। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से ज़मीन पर आ गिरे। उनके माइंड में महंत के प्रति बहुत ही रिगार्ड, रिस्पेक्ट था,
और जब वो ऐसा करते देखे तो मतलब मतलब ही कान बिली मतलब ज़मीन जो है मतलब आसमान से ज़मीन पर आ गिरी। मतलब जो उनका माइंड सेट था हरिहर काका के बारे में वो अचानक ऊपर से नीचे आ गिरे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में आएंगे एंड ही डिडंट एक्सपेक्ट इन हिज ड्रीम, है ना, कि महंत जी का एक ये भी रूप है, एक ये भी उनका चेहरा है। जिस महंत को वो आदरणीय और श्रद्धेय समझते थे वो महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा। मतलब स्टार्टेड हेटिंग कि एक पर्सन जो अध्यात्म की बात करता है, प्रेम की बात करता है, वो ऐसा है। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते। नाउ ही डजंट वांट टू सी हिज फेस। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा। नाउ ही स्टार्टेड कंपेयरिंग कि महंत तुझसे तो मेरा कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है, कम से कम मेरा ब्रदर जो है उससे मेरा ब्लड रिलेशन इफ़ आई विल गिव देम तो एटलीस्ट दैट विल बी जस्टिफाई, ओके। और हरिहर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे। नाउ ही जस्ट वांटेड टू गो फ्रॉम देयर। लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे तुम्हारे भले के लिए यह सब किया गया है हरिहर। एंड इन दैट कंडीशन ऑल्सो द महंत वॉज टेलिंग कि नो नीड टू बी वरी, वॉट एवर वी आर डूइंग जस्ट फॉर योर बेनिफिट। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोग ने तुम्हारे साथ जोर ज़बरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। अब वह महंत जो है उसको माइंड उसको ये उनका करना चाह रहा है कि मतलब नाउ यू आर इन धर्म संकट की वजह यू शुड गिव द प्रॉपर्टी टू मी, टू द ठाकुरबाड़ी और टू योर ब्रदर। तो फोर्सफुली जब तुम ठाकुरबाड़ी के नाम कर दोगे नाउ यू विल बी योर माइंड विल बी क्लियर कि वॉट एवर आई हैव डन करेक्ट। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़ कर समझाने का कार्य चल रहा था और दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी पर आ पहुंचे। मतलब यू कैन सी द ट्रेजेडी कि एक तरफ वो लोग मतलब बाई फोर्स थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं और आउटसाइड उनके ब्रदर जो है वो पुलिस के साथ आ गए। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा, पुलिस से 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई और दस्तक देना मतलब नॉक करना, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। बट फ्रॉम इनसाइड देयर इज नो साउंड। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। दे स्टार्टेड कवरिंग द होल ठाकुरबाड़ी, ओके। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। और इट्स नॉट अ स्मॉल प्रॉपर्टी, इट्स अ वेरी बिग एंड दे हैव ओनली 8 सोल्जर्स, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर द होल ठाकुरबाड़ी। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने स्टार्टेड वेटिंग फॉर मॉर्निंग। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे। और उनके माइंड में था कि जब हम पुलिस के साथ पहुंचेंगे एंड व्हेन वी नॉक तो हो सकता है दे विल स्टार्ट थ्रोइंग द स्टोन एंड ऑल, तो मतलब रेड हैंडेड जो है वो पुलिस जो है उन्हें पकड़ लेंगी और सब बात क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया, मतलब एक स्टोन भी किसी ने नहीं फेंका। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने पर अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने और साधु संतों को आत्मसमर्पण के लिए आवाज़ दे रहे थे। मतलब सरेंडर करने के लिए पुलिस जो है उनको बाहर से आवाज़ दे रहे थे। साधु ही पुलिस वर्ग की ओर हवाई फायरिंग भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो मतलब जो केवल हवा में फायरिंग कर रहे थे कि वो लोग कुछ रिस्पॉन्ड करें, बट दे आर नॉट रिप्लाइंग एनीथिंग। सुबह तड़के मतलब अर्ली मॉर्निंग एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोला। उस साधु की उम्र करीब 80 ईयर्स से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था और ही वॉज जस्ट सिवरिंग एंड ही वॉज स्टैंडिंग वेरी मुश्किल से वो स्टिक के सहारे खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचा और हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और अन्य साधुओं के बारे में पूछा। देन दे स्टार्ट इंट्रोगेट दैट पुजारी की कौन कौन था अंदर, कहाँ है महंत, पुजारी, ये सब डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार का एक ही वाक्य का था, मुझे कुछ मालूम नहीं। एंड द पुलिस जस्ट ट्राई टू थ्रेट दैट गाई बट ही गिव्स ओनली वन आंसर, आई डोंट नो। ऐसा वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की वह देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा, ओके।
लेकिन जब अब ये वो 80 इयर्स के आदमी को क्या मारेगा, तो पुलिस को भी थोड़ा इग्नोर करना पड़ा। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाश करें। दे स्टार्टेड सर्चिंग इनसाइड द प्लेस, लेकिन न तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में। ठीक है, ना तो जो बेसमेंट में बना हुआ था कमरा वहाँ, और ना ही जो रूफ टेरिस पे बना था वहाँ भी। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की। उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला, एक्सेप्ट दैट द ओल्ड गाई, 80 ईयर्स ओल्ड गाई। दे डिडंट गेट एनीवन। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशान और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए, अब क्या होगा। काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वो अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वो पूरा टेंशन में हो गया कि कहाँ चले गए उसका भाई, अब पूरा प्रॉपर्टी का क्या होगा। और बहुत सारा पैसा दे के ही दे ब्रॉट द पुलिस, और उन्हें लगा था कि पुलिस जो है उनको रेड हैंडेड पकड़ लेंगे और वी दे कैन टेक देयर ब्रदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठाकुर जी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकिनियाँ बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था, एक कमरा बिल्कुल लॉक था। तो जब पुलिस और हरिहर काका के भाई जब वहाँ पहुँचे तो उस कमरे की कुंजी मांगी, मतलब उसका की मांगा। तो वृद्ध साधु से की तो उसने साफ कह दिया कि मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव। जब उससे पूछा गया कि इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया अनाज है। दे आस्क्ड कि व्हाट इज़ इन दैट रूम, तो ही टोल्ड ग्रेन। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए। अचानक उस कमरे के दरवाजे के भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। एंड सडनली द पुलिस वॉज थिंकिंग कि व्हाट शुड दे हैव टू डू, वेदर दे हैव टू लीव दिस रूम और दे हैव टू ब्रेक द की लॉक एंड दे हैव टू चेक। सडनली व्हाट हैपन, दे आर नोटिसिंग कि समवन इज नॉकिंग फ्रॉम इनसाइड। पुलिस ने के जवान सावधान हो गए, दे बिकम अलर्ट। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। देन दे ब्रेक द लॉक एंड दे वेंट इनसाइड। नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इनसाइड। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उन्हें देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। एंड व्हेन दे सॉ देयर हिज ब्रदर इन दैट कंडीशन दे गॉट वेरी एंग्री। खून खौलना मतलब दैट एंग्री मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। ठीक है, और बिकॉज वन नो बडी वॉज देयर, you can see the condition. This is the picture, the police were, and here how they tied the हरिहर काका with rope. हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। दे पुट क्लोथ इन देयर माउथ सो ही कांट मेक साउंड। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे। ही वॉज जस्ट क्रॉलिंग एंड ही जस्ट केम नियर द डोर, और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था, और फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ हिज लेग ही जस्ट ट्राई टू नॉक। काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी, साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया। वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं। उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए। तब जो हरिहर काका ही गेव द होल स्टोरी, द होल लाइक थिंग व्हाट हैपेंड द लास्ट नाइट टू द पुलिस, कि ये लोग एक्चुअली कोई भी साधु संत नहीं है, दे आर जस्ट लाइक मतलब किलर, और हाउ दे हैव टेकन द फोर्सफुली थंब इम्प्रेशन ऑन द वाइट पेज, एवरीथिंग ही टोल्ड क्लियरली। ओके, हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए, मतलब एवरी FIR जो नोट होता है ना, एवरीथिंग ही टोल्ड। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। फ्रॉम हिज ईच वर्ड इट वॉज शोइंग द हेट टूवर्ड्स साधु एंड संत, महंत के प्रति। जीवन ने कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा था जितना ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे। मतलब इन हिज होल लाइफ ही डिडंट टेल और ही हैज़ नॉट गॉन अगेंस्ट एनी वन नाउ व्हाट ही फेल्ट। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। अगेन ही केम एंड स्टार्टेड स्टेइंग विद द ब्रदर। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया। दिस टाइम दे मूव्ड हिम इनसाइड फॉर हिज सेफ्टी, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह सजोकर छिपाकर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितना सुरमा थे सबको बुला लिया गया, और दे वांटेड टू कीप हिम वेरी सीक्रेटली बिकॉज ही इज़ द की ऑफ 15 बीघा जमीन। सो जितने भी लोग थे उनके पास, जो भी आदमी थे, दे कॉल्ड एवरीवन टू गिव द गार्डनिंग।
ओके, उनका गार्ड करने के लिए हथियार जुटा लिए गए थे। दे पुट ऑल द वेपन्स एंड ऑल, कि अगर किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट होता है तो नाउ दे आर फुल्ली रेडी। और 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे एंड 24 आवर्स दे आर जस्ट डूइंग द मतलब दे स्टार्टेड वॉचिंग और उनका गार्डनिंग करने लगे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियार से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते। जैसे बहुत बड़े लोग कैसे जेट सुरक्षा में चलते हैं, उनके आगे और पीछे लोग रहते हैं कि किसी प्रकार का कोई हमला ना हो जाए। लाइक दैट ना हरिहर काका को भी ऐसी ही सुरक्षा उनके भाई प्रदान कर रहे थे। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली। आधे लोग जो है सोते, आधे लोग जाग कर पहरा देते। आपको ये सब लाइन देख पढ़कर ऐसा लग रहा होगा कि उनके भाई तुमसे बहुत प्रेम करते होंगे, तभी उनका इतना केयर कर रहे हैं। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए। अब एक से एक डेंजरस लोग जो है वहाँ आने लगे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। एंड बिकॉज ऑफ देयर इन्वायरमेंट एंड ऑल, लाइक द स्मॉल चिल्ड्रन एंड दे स्टॉप गोइंग ठाकुरबाड़ी। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी। एंड जो 2 ग्रुप बना था, दे स्टार्टेड रिएक्टिंग। ओके, और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। नाउ हरिहर काका वॉज नॉट अ सिंपल गाई, अ सिंपल फॉर नाउ ही बिकम वेरी स्मार्ट। ओके, और उनके भाई अचानक उनको जो आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे, उनकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है, अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। और नाउ हरिहर काका रियलाइज्ड वेरी वेल कि नाउ वट एवर द रेड कार्पेट ट्रीटमेंट और द फुल रिस्पेक्ट ही वॉज गेटिंग, नॉट बिकॉज ऑफ द अफेक्शन ऑफ ब्रदरहुड, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। इसी गांव के जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा। नाउ ही वॉज सीइंग एवरीथिंग क्लियरली, क्योंकि उन्होंने ऐसे कुछ लोगों को ऑलरेडी फेस करते हुए अपने गांव में देखा था। आफ्टर गिविंग प्रॉपर्टी नो वन इज टेकिंग केयर ऑफ देम एंड दे आर द फुल लाइफ दे आर जस्ट बिहेव लाइक, मतलब बहुत ही पीटी कंडीशन, बहुत ही हेल्पलेस कंडीशन में उन्होंने बिताया था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे और अब उन्हें बिल्कुल मतलब ट्रांसपेरेंट हो चुका था, चाहे वह महंत की बातें हो या फिर उनके भाई का केयर। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ का कोई मतलब नहीं, निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। नॉ ही गॉट टू नो, क्योंकि अगर कोई सही मायने में साधु है, संत है, तो वो आप उसको किसी प्रकार का धन का लालच नहीं होगा, वह किसी से मारपीट नहीं करेगा, किसी से फोर्स नहीं करेगा। ये उनकी इच्छा थी कि वो देना चाहते या नहीं देना चाहते हैं। लेकिन मतलब उनका असली चेहरा जब उनके सामने आया हरिहर काका के, देन ही फेल्ट वेरी बैड। साधु के बहाने में महंत, पुजारी और अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं और इनके मतलब दे आर जस्ट रनिंग अ वेरी बिग ट्रस्ट देयर, और दे आर जस्ट मतलब जो भी ठाकुरबाड़ी के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी आता है वो लोग जो है बस उसको एंजॉय करते हैं और वहाँ के जो सीधे साधे लोग हैं उनको मूर्ख बनाते हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को इन्होंने माध्यम बनाया। दे जस्ट want to for hiding their the bad thing or whatever the thing they are doing, the bad work, they just use this ठाकुरबाड़ी as a medium। एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास ना किया जा सके, एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा साधन जिस पर किसी को भी ये नहीं होगा, मतलब अंधविश्वास नहीं होगा, क्योंकि भगवान से जब भक्ति करते हैं, बिलीव करते हैं जब भगवान में, तो हम फिर हमारे मन में कोई डाउट नहीं रहता। साथ ही अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। और अब इनके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर वो अपने लाइफ में अपनी प्रॉपर्टी अपने ब्रदर को देते हैं तो वो ही वॉज जस्ट लाइक अ व्हाट यू कैन से फ्लाई इन दैट मिल्क, और मतलब कि बिल्कुल दूध में मक्खी की तरह उनको हटा देंगे और उनका कोई केयर नहीं करेगा। ठीक है, और साथ ही अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर भी उन्हें वो नहीं पूछेंगे और लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। और ही डजंट नो ना कि टिल हाउ मेनी ईयर्स ही इज़ गोइंग टू अलाइव, तो जो लास्ट मोमेंट जो है उनके लाइफ का वो कैसे बिताएंगे जब वो सारा प्रॉपर्टी उनसे अगर कोई ले लेगा। लेकिन हरिहर काका
सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया, उस दिन से उनका भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे कि विधिवत अपनी जायदाद अपने भतीजे के नाम लिख दे। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उसके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है। और इधर जब उनके वो घर आ गए तो उनके जो फैमिली वाले दे स्टार्टेड कन्विंसिंग हिम कि आप उसको ज़मीन जो है अपने मतलब भाई के जो बच्चे उनके नाम कर दीजिए, देन देर इज़ नो टेंशन ऑन यू देन, क्योंकि ठाकुरबाड़ी के लोग भी है, दे आर ऑल्सो दे वॉन्टेड टू ग्रैब योर प्रॉपर्टी, तो इट्स बेटर टू राइट। सुबह शाम रात मतलब फुल डे एक भी केवल वो लोग डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते, कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, लेकिन इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। एंड हरिहर काका वॉज वेरी मच क्लियर, ही टोल्ड कि आफ्टर माई डेथ माई प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली दे विल गेट, है ना, सो नो नीड टू राइट फॉर दैट। और महंत ने अंगूठे में जो जबरन निशान लिए हैं उनके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है, और जो वाइट पेपर में उन्होंने जो फोर्सफुली थंब इम्प्रेशन लिया है अगेंस्ट हिम ऑलरेडी वी हैव डन द एफआईआर, तो उसका हम लोग जो केस किए हैं उसमें हम लोग जीत जाएंगे। भाई जब समझाते समझाते हार गए तो उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया। पहले तो बहुत ही प्यार से समझा रहे थे, व्हेन दे सॉ कि ही इज़ नॉट रेडी टू लिसन देन दे स्टार्टेड स्कोल्डिंग एंड फोर्स। लेकिन काका इस रास्ता भी राजी नहीं हुए, स्पष्ट कह दिया कि अपनी ज़िंदगी में वह नहीं लिखेंगे। देन ही टोल्ड क्लियरली कि इन माई लाइफ आई विल नॉट गिव माई प्रॉपर्टी टू एनीवन। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। अब उनके ब्रदर भी बाय हुक और बाय क्रूक उनकी प्रॉपर्टी को लेना चाहते थे। सो दैट नाइट दे ऑल्सो हैव डन द सेम गेटअप, सेम बिहेवियर व्हाट द महंत एंड ऑल दे हैव डन। ओके, उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े हो गए। मतलब ही कैन मेक आउट द डिफरेंस कि वही भाई जो उनके जागने सोने का इतना केयर कर रहे हैं, उनके खाने का केयर कर रहे हैं, सब बात का ध्यान रख रहे हैं, आज केवल एक प्रॉपर्टी के लिए उनके लिए वो अब वेपन लेके उनके सामने खड़े उनको मार देना चाह रहे हैं। कह रहे थे सीधे मन से कागज़ों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। एंड यू कैन सी थ्रू दिस लाइन द लेखक इज टेलिंग द बिटर ट्रूथ कि अपने सगे भाई और मतलब रिलेशन नाम का कोई चीज़ नहीं है। प्रॉपर्टी और लालच और स्वार्थ में लोग जो है मानवता, प्रेम और ये भाईचारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और दे आर जस्ट बॉदर अबाउट द धन एंड ऑल, दो दे नो कि दिस इज़ ऑल इमॉर्टल, और एक समय आने पर ये उनके लिए भी कोई मायने नहीं रखेगा। लेकिन लोग आज इतने इस ये में अंधे हो चुके हैं कि उनके लिए कोई भी पारिवारिक रिश्ता कुछ भी मायने नहीं रखता है। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अगर पहले, क्योंकि हरिहर काका अर्लियर ही वॉज वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव गाय, बट आफ्टर फेसिंग दीज मेनी प्रॉब्लम नाउ ही बिकम स्ट्रॉन्ग। ओके, अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब अज्ञान की स्थिति में ही, मतलब जब हमें इस बात का भान नहीं होता तो हम सांसारिक मोह माया को प्राप्त करने के लिए और मोह माया में फंसे रहते हैं, और हमें अपने जीवन से बहुत प्रेम होता है और मरना नहीं चाहते। लेकिन जैसे ही हम इस बात का ज्ञान हो जाता है कि यही एक बीटर ट्रूथ है और हमें हर आदमी को एक दिन मरना होगा, तो हरिहर काका अब महंत में भी और अपने भाइयों में भी इस तरह का उनका जो नेचर, उनका जो भाव देख चुके थे कि अब उनका जीवन जीने से मन उठ चुका था, तो अब उन्हें मृत्यु से कोई डर ही नहीं बचा था। किसी से कोई लगाव होगा तब ना किसके लिए वो जीना चाहेंगे, तो इसलिए अब उनके मन में यह डर ही नहीं था। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दे वह ठीक होगा, लेकिन अपनी ज़मीन लिखकर रामेश्वर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरे, सब यह ठीक नहीं होगा। एंड ही इज़ टेलिंग कि एक बार में अगर वो चाहे तो मुझे मार दे, आई डोंट हैव एनी इशू, लेकिन अगर मैं अपना प्रॉपर्टी हमेशा के लिए दे दूं तो ही गेव वन एग्जाम्पल कि देयर इज़ वन लेडी शी वॉज विडो, और कैसे उसने अपना पूरा प्रॉपर्टी अपने फैमिली वाले को दे दिया। द होल लाइफ शी वॉज जस्ट, मतलब बहुत ही मुश्किल से उसने सर्वाइव किया था। ही सॉ दैट
शुरू में तो उसका खूब आदर मान हुआ, लेकिन बुढ़ापे में उसे 2 जून खाना देने के लिए वो उन्हें अखड़ने लगा। स्टार्टिंग में तो दे स्टार्ट गिविंग द फुल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, बट जब उनसे पैसा ले लिया था, अब उनसे किसी प्रकार का कोई मतलब लगाव अफेक्शन कुछ नहीं था, तो क्या उनको 2 टाइम का खाना भी देना उनके लिए बहुत भारी पड़ने लगा। और अगर रामेश्वर की विधवा ने अपनी ज़मीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उससे पाँव पकड़ते, क्योंकि अगर उसके पास प्रॉपर्टी रहता, उसके पास कुछ ये रहता अपना, तब वो लोग उससे ये करते, अपना प्रेम करते, चाहे जिस कारण भी हो। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए बोले, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धुर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं। एंड नाउ ही वुड बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ही टोल्ड क्लियरली टू एवरीवन कि इफ यू वांट, you I am alone, you are so many, if you want you can kill, no problem, but in my life I will not give a 1 inch land also to you। देखते हैं कैसे नहीं लिखेंगे, दिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। एंड दे बिकम वेरी like angry, you can see the condition how they started hitting and beating the, see this is, he is the Harihar Kaka, and from 3 side how his brothers are behaving with him। okay, हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। प्रतिकार मतलब अपोज करने पर दे स्टार्टेड हिटिंग ऑल्सो। अकेले हरिहर काका कई लोग से जूझ सकने में असमर्थ थे, फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। सो फॉर हिज सेफ्टी ही थॉट कि आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज ही वॉज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, सो ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक कर उनके मुंह पर कपड़ा ठूंस दिया। एंड जब तक वो नोटिस करते कि उनके मुंह में बंद कर देना चाहिए था, बाय द टाइम ही ऑलरेडी स्क्रीम्ड, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे। ठाकुरबाड़ी के पक्षधर के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका का परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों का क्या मतलब। और गांव के लोग जो है आपस में कि ये उनका अपना पर्सनल अथी है, बात है, और इसमें वी शुड नॉट इंटरफेयर इन दैट। ओके, इसे दूसरों का क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ आधम के। अब क्या हुआ इस टाइम ये नाउ इट्स अ वाइस वर्सा। अभी क्या हुआ, द सेम कंडीशन हैपेंड इन द हरिहर काकाज हाउस, एंड दिस टाइम हु आर ऑल द कल्प्रिट, दे आर हिज ओन ब्रदर्स। एंड नाउ दिस टाइम महंत केम विद पुलिस। ओके, पुलिस के आने के बाद निजी मामला का सवाल खत्म हो गया, घर तलाशी शुरू हो गई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया। दिस टाइम हिज कंडीशन वाज मोर वर्स्ट, और जिस हालत में ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। बंधन मुक्त होने पर पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है, जबरन उनके कागजों से उनसे अंगूठे का निशान लिया है, उन्हें खूब मारा पीटा है, और उनसे मतलब उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी। मतलब इतना ज़्यादा उनके साथ दे बिहेव्ड वेरी बैडली, ठीक है। और अगर और थोड़ी देर पुलिस नहीं आती तो हो सकता उनकी जान भी चली जाती। हरिहर काका की पीठ, माथे, पांव पर कई जगह जख्म के निशान थे। मतलब उनका इंजुरी का हेड में, हाथ में, पैर में, मतलब उन्होंने दे मतलब हिट हिम लाइक एनीथिंग, मतलब एक जानवर की तरह होता उन्हें उस तरह से मारा। वह बहुत घबराए हुए लग रहे थे, एंड ही वॉज जस्ट शिवरिंग। अचानक गिरकर बेहोश हो गया एंड सडनली ही गॉट फेंटेड। मुंह पर पानी छिड़कर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए और रिश्ते के शेष लोग फरार हो गए। एंड दे जैसे ही उन्हें पता चला कि पुलिस आ रहा तो दे रैन अवे, दे एस्केप फ्रॉम देयर। तो सारा बात दिस टाइम द हरिहर काका अगेन गेव हिज लाइक जो बयान है वो पुलिस के सामने दिया कि क्या 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 उनके भाइयों ने उनके साथ किया। और इस बार उनका दिल और भी दुखी हो चुका था, क्योंकि पहली बार तो महंत एक बाहर का आदमी उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहा था, बट दिस टाइम ही फेस्ड फ्रॉम हिज ओन ब्रदर्स। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है,
और इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। नाउ ही इज़ स्टेइंग अलोन। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पाकर उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में खड़ा होकर उनके भाई और महंत जी ने पैरवी किया और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। अब दोनों ही टीम जो है, चाहे उनका ब्रदर हो या जो महंत का टीम, दोनों चाह रहे हैं प्रॉपर्टी को लेना। तो जब उनको पुलिस के प्रोटेक्शन की बात आई तो वो बोली कि हाँ हाँ, दे ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग द पैरवी, कि हाँ इट्स अ गुड थिंग। क्योंकि जब उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा तो न तो महंत को, उनके ब्रदर को लगा कि अब महंत उनको कैप्चर कर लेगा, या महंत को लगा उनका भाई, तो ये इसका कोई स्कोप नहीं रह जाएगा। और यही एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान जो है तैनात हो गए। जहां तक मैं समझता हूं, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव के कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील है। नाउ द राइटर इज टेलिंग कि नाउ द हरिहर काका केम इन द न्यूट्रल पोजिशन, ही इज नॉट गिविंग आंसर और एडमिटिंग फॉर एनी वन, and both the group they are just telling or they are just trying to मतलब उनका ध्यान आकर्षित, उनको अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ दे आर टेलिंग सॉरी एंड ऑल, मतलब पूरी तरह से फिर से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। गांव में एक नेताजी हैं, वह न तो कोई नौकरी करते हैं न खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि जमीन में हरिहर उच्च विद्यालय के नाम से हाई स्कूल खोला जाए। नाउ वन मोर person came in this full movie, and this guy is related to some politics background, so he gave one opportunity to Harihar Kaka कि हरिहर you just give your द होल लैंड टू वन स्कूल, और वहाँ पर हरिहर उच्च विद्यालय के नाम से एक स्कूल बनेगा। इससे आपका नाम जो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। उसकी ज़मीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर अब तो कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट गए। लेकिन नाउ हरिहर काका बिकम वेरी वेरी क्लियर कि इन हिज लाइफ ही इज़ नॉट गोइंग टू गिव हिज लैंड टू एनीबडी। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र है हरिहर काका। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह एवरीवेयर दे आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट हरिहर काका। ओके, दूसरी घटना नहीं, गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती है, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में जहां कहीं जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती तो फिर उसका कोई अंत नहीं होता। एंड एवरीवन एंजॉइंग रिलेटेड टू हिज स्टोरी। ये अलग बात थी कि उससे उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वहाँ गांव के जितने लोग थे दे आर जस्ट टेकिंग इंटरेस्ट कि हरिहर काका के साथ क्या हुआ, इनकी ज़मीन किन को मिलनी चाहिए, मतलब दे आर डूइंग दिस जजमेंट एंड ऑल। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। राम जाने क्या होगा। वे दोनों लोगों में से किसी को अपना ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओर से लोगों के जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में, इस कंडीशन में उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा। लोगों के बीच बहस, एंड दे आर डूइंग डिबेट ऑन दैट। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उसमें 10 गुना अधिक उगल देता है, और अपने दिमाग से जो भी उनके माइंड में है कि ऐसा हो सकता है, या सारा प्रॉपर्टी खून के मतलब रिलेशन होने के कारण उनके ब्रदर को मिल जाएगा, तो मतलब आपस में वो बात कर रहे हैं। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होती, आशंकाएं बनी ही रहती। लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते कि उत्तराधिकारी ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते कि हरिहर काका के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों में अब क्या कहा। यह खबर बिजली की तरह एक बार समूचे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि है ना, कोई एक बात से दूसरे बात, और दे आर नॉट पुटिंग स्ट्रेस की वेदर दैट
स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। वह नमक मिर्च मिलाकर उसे चटकारा लगाकर उसको बात को एग्जेजरेट करके उसको बढ़ाते। एक खबर आती कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर काका को खत्म क्यों नहीं कर दिया, और बात ही आगे नहीं बढ़ती। और नाउ दे आर वेरी फीलिंग सैड कि आफ्टर टेकिंग द थंब इम्प्रेशन दे हैव टू किल। ओके, अगर महंत अगर वैसा करते तो ये सारा प्रॉपर्टी महंत को मिल जाता, और अगर उनके भाई भी उस दिन मार देते तो उनके ब्रदर को मिल। नाउ दे आर फीलिंग वेरी सैड। एक दूसरी खबर आती कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। दोनों ही ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उन्होंने संस्थागत करने के लिए खून की नदी बहेगी। और नाउ दे आर टेलिंग कि इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उनके मृत्यु के पश्चात कौन आगे आएगा उनको उनकी लास्ट रिचुअल्स को पूरा करने के लिए। एक तीसरी खबर आती कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुट्टन सिंह ने उन लोगों से बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुट्टन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह से 2-3 मामले बुट्टन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। मतलब अभी हरिहर काका जिंदा है और अभी ही बहुत सारी बातें गांव के इलाके में फैल रही हैं कि उनके ब्रदर जो हैं, एक रॉबर जो है जिसका नाम बुट्टन है, उससे बात कर चुके हैं एंड दे हैव ऑलरेडी डन द सेटलमेंट की आउट फ्रॉम द 15 बीघा ऑफ लैंड 5 बीघा ही विल टेक एंड रिमेनिंग ही विल गिव फॉर सेटलमेंट। एक चौथी खबर आती कि महंत जी के निर्णय ले लिया है कि हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधु और नागाओं को वह बुलाएंगे। रहस्यात्मक भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए ही नहीं है, एक न एक दिन तो उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। नाउ द विलेजर्स आर थिंकिंग कि एक न एक दिन तो हरिहर काका मरेंगे। इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, हु इज़ गोइंग टू विन द गेम। इसलिए लोगों के अंदर भय है, भय भी और प्रतीक्षा भी। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसको झुठला कर भी उसका आगमन को टाला नहीं जा सकता। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो गए हैं, जिनकी ज़िंदगी का शेष दिन काट रहे हैं। और अब गांव के वाले जो भी बोले, लेकिन हरिहर काका इन दैट सिचुएशन ही बिकम फुल्ली क्वाइट। नाउ ही इज़ नॉट टेलिंग एनीथिंग। और वही जो भी मतलब उनके जो सेवक है, जो भी पुलिस का आदमी है, वह नौकर उन्होंने रख लिया, वही खाना बनाता खिलाता। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती है उससे वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कोई बात पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आंखों आकाश को निहारा करते हैं। और सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत ही कड़वे अनुभव को झेला है। और अब अपने ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव में उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब महंत उनके साथ इतना बुरा करता है तो उनके हृदय में एक आस होता है कि मेरे अपने भाई हैं, वो मुझे बचाने आए हैं, उन्होंने मेरा केयर किया। लेकिन उनके मन में भी वही मनसा थी, और जब वह भी उनके साथ बुरी तरह मारपीट करते हैं, उन्हें मारना चाहते हैं ज़मीन के लिए, तब उनके पास उनका हृदय बिल्कुल ही टूट जाता है और उन्हें लगता है कि अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हमने ये पूरा पाठ पढ़ लिया। ये पूरे जो कहानी है हरिहर काका की, यह एक हमारे समाज के एक बहुत ही कड़वे सत्य को लेखक ने बताया है कि किस प्रकार उम्र के इस पड़ाव में अगर आप अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति अगर आप अपने बच्चे या आप अपने घर के प्रेम प्यार में अगर आप दे देते हैं, तो कोई नहीं जानता आप भी एक अगर उस मतलब नेक्स्ट हरिहर काका हो सकते हैं। क्योंकि आज के इस स्वार्थ भरे जीवन में कोई किसी को पूछ नहीं रहा, केवल उनके मन में प्रेम, पैसा भरा हुआ, कोई प्रेम, मानवता नाम का कोई चीज़ नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर आप आर्थिक स्थिति से मजबूत हैं, तभी आप अपनी जीवन की लड़ाई लड़ सकते हैं। लेट्स सी द माइंड मैप ऑफ दिस। इस पाठ का मुख्य पात्र जो है वह हरिहर काका है, जो विधुर है और उनकी कोई संतान नहीं है। उनके पास कुल 15 बीघा ज़मीन है, जिसको पाने के लालच से में महंत से लेकर उनके सगे भाई तक लगे हुए हैं। पूरी कहानी जो है इस 15 बीघा ज़मीन के ही इर्द गिर्द घूम रही है। लेखक ने वर्तमान समाज का चेहरा दिखाया है, जिसमें आपसी प्रेम और मानवता जो है वो लेश मात्र भी नहीं है।
तो यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर देखिए। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर भी खूब मस्ती से रह रहे हैं, जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। अब जो कुछ खाया था दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। और नाउ तो हरिहर काका बिकम वेरी क्वाइट, लेकिन जो उसके पुलिस हैं जो अब वो उनके पैसे को एंजॉय कर रहे हैं। सो हियर द 10 क्वेश्चंस आर देयर, you can see all the 9 question I have given the answer, but the 9th question the 10th question I have not given because it's a the HOTS kind of question, and this is हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती। ये उत्तर, इसका उत्तर आप जस्ट अपने लिखने का प्रयास करें। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगी, क्योंकि आप अपना व्यू जो है वो आप इसमें अगर डालेंगे तो आप मतलब इसका उत्तर अच्छे से लिख पाएंगे। क्योंकि आज आप जानते हैं कि किसी भी बात को मीडिया के थ्रू हम कैसे बहुत हाईलाइटेड बना देते हैं। तो अगर उस समय अगर हरिहर काका के गांव में अगर मीडिया पहुंच जाती तो आप समझ सकते हैं कि हरिहर काका ही बिकम किंग ऑफ दैट प्लेस, और कैसे उनको न्यूज़ के जरिए वो देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में पॉपुलर हो जाते। तो बहुत सारी बातें आप इससे जुड़ी लिख सकते हैं, और बाकी सारे प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया है। यह चैप्टर जो है, पाठ जो है वह थोड़ा लेंदी, थोड़ा बड़ा ज़रूर था, लेकिन यह पाठ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हर बार इस पाठ से बहुत सारे प्रश्न जो है वो आते हैं परीक्षा में। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देख लीजिए, और प्रश्नों का उत्तर भी मैंने लिख दिया है। आप अपने अनुसार उनमें शब्दों का चयन कर सकते हैं, आप उसमें फेरबदल कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल मुख्य पात्र पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर हरिहर काका और महंत और उनके भाई, ये सारी कहानी जो है इन्हीं के आसपास घूम रही है। तो अगर आपको आज का पाठ अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।